हेलो फ्रेंड, मैं विजय नरुले आज आपसे डीमैट अकाउंट में मॉडिफिकेशन रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ कि डीपी में कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं कि क्लाइंट को मोबाइल, ईमेल जो भी चेंजेस करने रहते हैं तो वो कैसे होते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है, इस रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, सबसे पहले ऑक्यूपेशन। अगर कोई क्लाइंट का ऑक्यूपेशन क्या है, जैसे पहले सर्विस करता था, बाद में बिजनेस कर रहा है, या फिर पहले सर्विस पे था, फिर रिटायर्ड है, हाउसवाइफ है, ये चेंजेस कैसे करना है, इस रिगार्डिंग जो भी मॉडिफिकेशन है। तो सबसे पहले अपन मॉडिफिकेशन रिगार्डिंग क्या क्या पार्ट आते हैं इससे आज बात करने वाला हूँ। का मोबाइल, ईमेल, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, एड्रेस मॉडिफिकेशन, ये एक प्रोसेस है। किसी क्लाइंट का अगर पैन कार्ड चेंज हो गया, बहुत से क्लाइंटों का गलती से दो पैन कार्ड होते हैं, तो उस समय में अगर उनको एक पैन रखना है और एक को सरेंडर करना है या कर दिया है, तो इस समय पे उनको पैन मॉडिफिकेशन का एक सेकंड प्रोसेस है। ये मॉडिफिकेशन प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए किसी ने अपना नाम खुद का चेंज किया, जेंट्स तो खुद का नाम अगर यदि चेंज करते हैं तो ये एक प्रोसेस है। उसके बाद में दूसरा प्रोसेस है नेम चेंज का। अगर लेडीज है, कोई वुमन है, तो उसका आफ्टर मैरिज जो नाम चेंज होता है, ये एक प्रोसेस है। तो ये दो प्रोसेस नेम चेंज के रहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी अपन आज बात करेंगे। पुराना अकाउंट रहता है तो उसमें बहुत सालों बाद अगर क्लाइंट कोई मॉडिफिकेशन देता है, कुछ देता है, तो उसमें क्या है, क्लाइंट की सिग्नेचर वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम ज्यादा आता है। तो उस समय पे अपन क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, जब भी कोई डीपी अगर क्लाइंट का सिग्नेचर डिफर करती है तो उस समय पे अपने को वहां पे सिग्नेचर चेंज वाला प्रोसेस अपन कर सकते हैं। तो वो भी प्रोसेस में के बारे में अपन आज बात करेंगे। अगर होल्डर चाहता है कि मैं अपना खुद का नॉमिनी चेंज करूं, तो होल्डर चेंज कर सकता है। तो उसके लिए मॉडिफिकेशन मतलब नॉमिनी चेंज का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्लाइंट को करके देना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में कोई प्रूफ रहता नहीं है, तो इसलिए ऑक्यूपेशन जब भी चेंज करना है तो क्लाइंट को जिस भी डिपॉजिटरी के पास अकाउंट है वहां पे आपको जाके मॉडिफिकेशन फॉर्म उस पे डेली साइन करके आपका जो भी ऑक्यूपेशन है वो वहां पे नोट करके आपको वहां पे वो फॉर्म सबमिट करना रहेगा। उसके बाद में आपका बैंक अपडेशन, अकाउंट में आपका बैंक मॉडिफिकेशन अगर करना है तो उसमें आपको सबसे पहले जो भी डिपॉजिटरी पास आपका अकाउंट है वहां पे आपको बैंक मॉडिफिकेशन फॉर्म, उसके साथ में नेम प्रिंटेड चेक, अगर नेम प्रिंटेड चेक नहीं है तो आपको बैंक पासबुक की कॉपी, बैंक पासबुक की कॉपी अगर अवेलेबल नहीं है तो आप बैंक स्टेटमेंट भी बैंक से निकाल के उनके पास सबमिट कर सकते हैं। बट उसमें EMICR कोड, IFSC कोड, आपका नाम, एड्रेस, ये सारी चीजें वहां पे मेंशन रहना चाहिए। तो ये हो गया बैंक मॉडिफिकेशन प्रोसेस फॉर डीपी। ये डीपी में जब भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये आपको वहां पे सबमिट करना है। डीमैट अकाउंट में एडिशन बैंक डिटेल अपडेट नहीं होती। आप ट्रेडिंग अकाउंट में एडिशन जितने भी बैंक रखना चाहते हैं रख सकते हैं, बट इसमें एडिशनल बैंक डिटेल नहीं रख सकते हैं। तो ये एक बात ध्यान में रखिए कि डीमैट में आपकी एक ही, क्योंकि जो कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो आपके वही डीमैट में जाती है जो डीपी में अपडेट रहती है। अगर डीपी में दो बैंक डिटेल है तो कंपनी कहाँ से डिसाइड करेंगी आपको डिविडेंड किस बैंक में चाहिए? तो उस हिसाब से डीमैट में केवल सिंगल बैंक डिटेल अपडेट रहती है। तो ये एक प्रोसेस हो गया बैंक डिटेल अपडेशन का। तो एड्रेस मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, एड्रेस प्रूफ क्या रहेगा? तो सबसे पहले के साथ आप क्या प्रूफ दे रहे हैं? परमानेंट एड्रेस प्रूफ में 4 चीजें लगती है आपकी। आपका वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये चीजें आपकी परमानेंट एड्रेस में एड्रेस प्रूफ में कंसीडर की जाती है। उसके बाद में एडिशनल एड्रेस प्रूफ आप अदर दे सकते हैं, लेकिन एक आपको परमानेंट एड्रेस प्रूफ रखना है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखिए, जब भी आप
एड्रेस मॉडिफिकेशन करते हैं, आप केयर ऑफ वाला एड्रेस अपडेट करना है तो उसमें सभी चीजें एज पर डीपी रिक्वायरमेंट, डीपी एज पर सीडीएसएल रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपसे प्रूफ लेती है। तो आपको वो सारी चीजें उनको अवेलेबल करनी पड़ेंगी। मान लीजिए कोई बंदा अगर केयर ऑफ एड्रेस पे रहता है, उसका खुद का एड्रेस नहीं है, कोई बंदा अगर रेंट एग्रीमेंट पे रहता है तो वो रेंट एग्रीमेंट अगर डीपी के पास सबमिट करता है कि मेरा केयर ऑफ एड्रेस आप मेरे डीपी में अपडेट करा दीजिए, तो डीपी केयर ऑफ एड्रेस अपडेट कर सकता है, बट किस बेस पे? तो उस समय पे जिस जगह पे रह रहा है वो रेंट एग्रीमेंट जिनका भी देंगे तो उसके साथ में उसको प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे जिनके यहाँ पे रह रहा है उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, ये चीजें हो गई जिनके यहाँ पे रह रहा है। बट होल्डर को भी खुद का पैन कार्ड, आधार कार्ड देना होगा उसके साथ में। और डीपी में जैसे ही एड्रेस अपडेट करेंगे तो उसमें परमानेंट एड्रेस उनके आधार कार्ड वाला ही रहेगा, केवल केयर ऑफ का एड्रेस चेंज होगा। तो ये एक प्रोसेस हो गया एड्रेस चेंज का। आज इंडिविजुअल का ही प्रोसेस बताऊंगा। इसमें ना एनआरआई, कॉर्पोरेट, माइनर, फर्म, ट्रस्ट, ये अकाउंट इसमें इंक्लूडिंग नहीं रहे। तो मैं आपको इंडिविजुअल का ही प्रोसेस बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान में रखिए कि इंडिविजुअल प्रोसेस पे क्या क्या होता है। जैसे पैन मॉडिफिकेशन, अगर मान लीजिए कोई होल्डर है, गलती से 2 पैन बना लिए, बहुत से अभी 2006 के पहले कोई पैन कंपलसरी नहीं था, नॉर्मल अकाउंट ओपन हो गए, क्लाइंट ने 2 पैन ओपन कर लिए। तो इस केस में क्या होता है, उनको एक पैन सरेंडर करना पड़ता है इनकम टैक्स को। दैट इज द मस्ट। पहले आप एक पैन सरेंडर कीजिए इनकम टैक्स में, उसके बाद में सेकंड पैन जो है वो एलिजिबल रहेगा इसमें पैन मॉडिफिकेशन में। अगर पहला सरेंडर कर दिया आपने और दूसरा वाला पैन इसमें अपडेट करना है डीपी में, जो आपका सभी जगह पे पैन है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं इसमें। तो उसके पहले आपको वो इनकम टैक्स में सबमिट करना पड़ेगा, वहां से पैन सरेंडर का लेटर जनरेट होता है इनकम टैक्स से, वो आपको मॉडिफिकेशन फॉर्म उस पे लिखा रहना चाहिए कि आपको पैन मॉडिफाई करना है, ये मेरा ओल्ड पैन है, ये मेरा नया पैन है, कि ये ओल्ड पैन सरेंडर हो चुका है और ये नया पैन इनका ये एक्टिव है, ये इनकम टैक्स के तरफ से आपको मिलेगा। तो इससे आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं डीपी में। तो ये एक पैन मॉडिफिकेशन का प्रोसेस है। उसके बाद का जो प्रोसेस है नेम चेंज का। नेम चेंज, पहले डीपी में नेम चेंज नहीं होता था, लेकिन अभी 2015 से डीपी में नेम चेंज होना चालू हो गया है। तो सबसे पहले अपन नेम चेंज के प्रोसेस में क्या होता है, तो नेम चेंज के प्रोसेस में ये चीज होती है, अगर मान लीजिए होल्डर का अकाउंट होल्डर वुमन है, तो अकाउंट होल्डर अगर वुमन है तो उसका नेम चेंज होना पॉसिबल है, क्योंकि आफ्टर मैरिज के पहले उसका एक नाम रहता है, आफ्टर मैरिज उसका सरनेम चेंज हो जाता है, मिडिल नेम चेंज हो जाता है। तो उस केस में एक सर्कुलर के हिसाब से नेम मॉडिफिकेशन का प्रोसेस अभी डीपी में होना चालू हो गया है। तो ये एक प्रोसेस हो गया, उससे नाम चेंज हो जाता है। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप जेंट्स है और जेंट्स का नाम चेंज करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपको सबसे पहले अगर जेंट्स है तो जेंट्स को सबसे पहले गैजेट में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट है ये है कि आपने गैजेट के अंदर में खुद का नाम चेंज कर लेना चाहिए। उसमें नेम चेंज के फॉर्म के साथ में आपको गैजेट का जो भी प्रेस नोट रहता है वो आपको डीपी में सबमिट करना पड़ता है कि ये मेरा ओल्ड नेम है और ये मेरा न्यू नेम है। सेम प्रोसेस आफ्टर मैरिज में भी है। उसमें लेडीज के इसमें क्या होता है, उनका अगर मैरिज हो गया, तो अगर मैरिज हो गया तो मैरिज सर्टिफिकेट एक, उसके बाद में गैजेट में अगर नेम चेंज का प्रोसेस दिया तो 2, ये 2 प्रोसेस से उनका भी नाम मॉडिफाई हो सकता है डीपी में। तो ये नेम चेंज का प्रोसेस है। आपको डीपी में ये दोनों डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, मैरिज सर्टिफिकेट या गैजेट की कॉपी, नया पैन कार्ड, नया आधार कार्ड
के साथ में आपको डीपी में सब नेम चेंज की रिक्वेस्ट के साथ में सबमिट करना पड़ेगा, तो आपका नाम मॉडिफाई हो जाएगा। ये एक प्रोसेस हो गया है। सिग्नेचर चेंज, अभी देखिए आफ्टर मैरिज वुमन का सिग्नेचर चेंज हो जाएगा या जेंट्स है। अभी आफ्टर मैरिज हो गया तो आपको जब नेम चेंज का प्रोसेस करेंगे उसी के साथ में नेम चेंज का प्रोसेस डीपी में सबमिट करना है। ये एक हो गया। अगर आपकी मान लीजिए आपका बहुत पुराना अकाउंट है, अभी 96 से बहुत से क्लाइंट के अकाउंट है, या मान लीजिए 5 साल बाद क्लाइंट अपनी भी खुद की सिग्नेचर चेंज हो जाती है, तो क्लाइंट ने डीपी के साथ कोई भी आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदमी की उम्र बदल जाती है तो सिग्नेचर तो चेंज होनी ही है ना। तो खुद ही डीपी के साथ कोऑपरेट करके खुद के सिग्नेचर खुद ही चेंज कर लेने चाहिए। 5 साल बाद हर शेयर होल्डर ने खुद की न्यू सिग्नेचर डीमैट हो या बैंक हो, जहां पे भी उनके अकाउंट्स है वहां पे वो लेटेस्ट सिग्नेचर अपडेट करना चाहिए, क्योंकि हर बार सिग्नेचर चेंज हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस है कि आप सिग्नेचर कैसे चेंज करेंगे डीमैट अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। अभी बैंक वाला प्रोसेस नहीं बता रहा हूं मैं, ये डीमैट अकाउंट वाला प्रोसेस आपको बता रहा हूं। तो डीपी में आप सिग्नेचर कैसे चेंज करेंगे, दैट इज मोस्ट क्वेश्चन। तो आपको ज्यादा कोई फॉर्मेलिटी है नहीं डीपी में, आपको केवल एक सिग्नेचर चेंज का फॉर्म, जो भी आपकी डिपॉजिटरी है वहां से आपको एक सिग्नेचर चेंज का फॉर्म मिलेगा, वो आपको लेके जाना है। वहां पे आपको 2 सिग्नेचर, एक न्यू सिग्नेचर एक ओल्ड सिग्नेचर, ये दोनों वहां पे आपको करने हैं। वो करने के बाद उसको आपको आपके बैंक में लेके जाना है, जो डीमैट में अपडेट है। मैं सिर्फ डीमैट में जो अपडेट बैंक डिटेल है उसकी बात कर रहा हूँ। वहां पे लेके जाना है, वहां पे उनके अटेस्टेशन कराना है कि ये सिग्नेचर वेरीफाइड उन्होंने की है करके, वो वेरीफाइड करके आपको डीपी में ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। मान लीजिए अगर डीपी में वो बैंक डिटेल अपडेट नहीं है जहां से आपने वेरीफाइड करके दिया है, तो आपको उसके साथ में बैंक प्रूफ देना पड़ेगा। बैंक से वेरीफाइड कर रहे हैं उसका प्रूफ आपको सिग्नेचर चेंज के फॉर्म के साथ में अटैच करना पड़ेगा। ये एक प्रोसेस है। तो ये हो गया सिग्नेचर चेंज। आपका नया वाला सिग्नेचर डीपी मॉडिफाई कर देगी, लेटेस्ट अपडेट कर देगी। उसके बाद में नॉमिनी चेंज। अभी बहुत से जगह पे फैमिली में डिस्टर्बेंसी रहने के कारण लोग नॉमिनी को चेंज करते हैं, तो इस केस में भी सीडीएसएल अलाउ करता है, सेबी अलाउ करता है कि आप डीपी में होल्डर खुद के हिसाब से नॉमिनी रख सकता है। तो नॉमिनी में जिसको भी रखना है आपको डीपी में जाना है, डीपी आपको एक फॉर्म देगी नॉमिनी चेंज का, वो फॉर्म आपको सबमिट डीपी में करना है। उसके साथ में नॉमिनी का पैन कार्ड, जो भी आईडी प्रूफ है वो आपको डीपी में सबमिट करना पड़ेगा। नॉमिनी का पैन कार्ड और नॉमिनी चेंज का फॉर्म होल्डर साइन करके देगा डीपी में। तो ये एक प्रोसेस हो गया है। नॉमिनी इससे चेंज हो जाएगा। आपका नया वाला जो भी नॉमिनी आप रखना चाहते हैं जिसको भी, वो डीपी में अपडेट हो जाएगा। तो ये नॉमिनी चेंज का प्रोसेस है। उसके बाद अकाउंट में अगर डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग हुई है, कुछ हुआ है, बहुत से पुराने अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ बहुत सी चीजें रॉन्ग अपडेट है, तो उसमें अगर होल्डर करेक्शन करना चाहता है तो आपको डीपी में मॉडिफिकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ। अभी डेट ऑफ बर्थ में आपको डीओबी प्रूफ देना पड़ेगा। जो भी आपका डीओबी प्रूफ है मॉडिफिकेशन फॉर्म के साथ में पैन कार्ड और डीओबी प्रूफ लगा के वहां पे सबमिट कर दीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ मॉडिफाई हो जाएगा। ये एक मॉडिफिकेशन का पार्ट है। उसके बाद ईसीएन, ईमेल पे आपको जो भी कम्युनिकेशन है डीपी के हो, सीडीएसएल के हो, वो आना चाहिए। तो आपको ईसीएन साइन करके डीपी में सबमिट करना पड़ेगा। अभी न्यू अकाउंट ओपनिंग में तो कंपलसरी है कि ईमेल से आना चाहिए, उसमें ऑलरेडी ईसीएन का फ्लैग होल्डर डाल ही देता है। लेकिन पुराने अकाउंट में अगर उसको करना है तो आपको मॉडिफिकेशन फॉर्म डीपी में सबमिट करना है। ये एक ईसीएन का प्रोसेस है। उसके बाद में मोबाइल डिक्लेरेशन। अभी सीडीएसएल ने मोबाइल डिक्लेरेशन पे
बहुत से क्लाइंटों को ईमेल्स मैसेज किए कि आप मोबाइल डिक्लेरेशन सबमिट कीजिए। जैसे मान लीजिए एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड का मोबाइल उसके भी वाइफ के भी अकाउंट में है, उसके बाद 2 चिल्ड्रन है उनके भी अकाउंट में है और HUF अकाउंट है उसमें भी है, तो उसको वो चीजें सबमिट करनी पड़ेंगी। मोबाइल डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा कि ये मैं खुद हूँ, ये मेरा अकाउंट है, ये मेरे वाइफ का अकाउंट है, ये मेरे 2 चिल्ड्रन है और उसके बाद में ये मेरा HUF अकाउंट है, इसमें मैं ऑथोराइज पर्सन हूँ एज अ कर्ता, तो ये जगह पे मेरा मोबाइल नंबर अपडेट है, तो ये डिक्लेरेशन उसको देना पड़ेगा, तब जाके उसका वो मोबाइल डिक्लेरेशन कंप्लीट होता है। तो एक मोबाइल डिक्लेरेशन का फॉर्म आपको मिलेगा, जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट है वो आपको देगा, जहाँ पे भी आपका डीमैट अकाउंट है वो दे देगा आपको, वो आपको साइन करके ये सारी चीजें वहां पे मेंशन रहनी चाहिए। मेरा ये डीमैट अकाउंट है, ये मेरे वाइफ का अकाउंट है, ये मेरे लड़के का है, ये लड़की का है और ये मेरा HUF का, ये सारा उसमें मेंशन रहना चाहिए। ये भर के वहां पे सबमिट कर दीजिए आप, तो आपको मोबाइल डिक्लेरेशन दोबारा देने की जरूरत नहीं रहेगी डीपी पे। तो ये हो गया एक मोबाइल डिक्लेरेशन वाला प्रोसेस। और उसके बाद में अभी दूसरा प्रोसेस बता रहा हूँ, रेसिडेंटल स्टेटस। अभी रेसिडेंटल स्टेटस अगर आप चेंज करना चाहते हैं, इंडिविजुअल वाला तो चेंज नहीं कर पाएगा, जब NRI होगा तो ही इंडिविजुअल का स्टेटस चेंज होता है। तो उसके रिगार्डिंग मैं अभी कुछ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये नॉर्मल है, ये ज्यादातर क्लाइंट NRI नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं इस बारे में नहीं डिस्कस करूंगा। दूसरा रहा आपको डीपी में MICR IFSC कोड अगर कोई भी चेंजेस करने हो तो आपको डीमैट डीपी में जाके आपको मॉडिफिकेशन फॉर्म उसके साथ कैंसिल चेक देके आपको डीपी में सबमिट करना होगा, तब जाके आपका डीपी आपका बैंक डिटेल में अगर MICR IFSC कोड अपडेट नहीं है तो वो अपडेट करेगा एज पर योर रिक्वेस्ट। तो ये सारे चेंजेस डीपी में होते हैं। तो हमने एज पर क्लाइंट रिक्वेस्ट पे ही ये जानकारी बनाई है। तो आपको कैसे लगी, क्या लगी, ये कमेंट्स के द्वारा हमें बता दीजिए। उसके बाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।